प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं आज एक भूतिया जहाज की असली कहानी। यह अजीब सच्ची कहानी तब शुरू होती है जब एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज वीरान अटलांटिक महासागर के एक समुद्र तट से गुजर रहा था। उसके कप्तान की नजर दूर एक ऐसे जहाज पर पड़ी जो ना तो हिल रहा था और ना ही उसके संकेतों का जवाब दे रहा था। करीब जाने पर पता चला कि यह जहाज सुनसान समंदर में सिर्फ लहरों के सहारे अकेले खड़ा था। हैरानी की बात तो ये थी कि जहाज के अंदर क्रू मेंबर्स यानी काम करने वालों का सामान, खाना पानी और सारा माल पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन अगर नहीं थे तो क्रू यानी लोग मौजूद नहीं थे। सारे लोग बिना किसी निशान को छोड़े गायब हो चुके थे। यह है मेरी सेलेस्ट की वो कहानी जिसने पिछले 150 सालों से इतिहासकारों को हैरत में रखा है। वह रहस्य जिसे समुद्र के अलावा कोई नहीं जानता। तो चलिए सुनते हैं कहानी। दोस्तों, यह जहाज 1861 में कनाडा में बनाया गया था और उस समय इसका नाम अमेजन रखा गया था। अपनी पहली कई यात्राओं में इसे छोटी मोटी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि यह जहाज दुर्घटनाओं के बारे में काफी फेमस था। लेकिन अभी तक इस जहाज ने कोई बड़ी दुर्घटना का सामना नहीं किया था। एक कप्तान से दूसरे कप्तान को बेचने के क्रम में जब इस जहाज का कप्तान बेंजामिन ब्रिक्स बने, तब इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया। 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क में एक खुशगवार दिन था। मैरी सेलेस्ट जहाज किनारे पर खड़ा था और उस पर सामान लादा जा रहा था। मैरी सेलेस्ट में 1700 बैरल इथेनॉल शराब के भरे गए, जो पीने वाले नहीं बल्कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल थे। ये सारे बैरल न्यूयॉर्क से इटली के शहर बजरिया अटलांटिक महासागर से होते हुए ले जाने थे। इस जहाज में करीब 10 लोग सवार थे, जिसमें जहाज के कप्तान बेंजामिन, उनकी बीवी और 2 साल की बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले जहाज में कोई मसला नहीं था और वह आराम से बिना किसी रुकावट के सफर पर निकल पड़ा। यह सफर लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा था और आमतौर पर उस युग में इतनी लंबी यात्रा में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लगते थे। याद रखें, उस समय कैप्टन के साथ कांटेक्ट करने के लिए कोई जीपीएस या एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस भी नहीं होते थे। मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते बीत चुके थे और कायदे के मुताबिक अब कई हफ्तों के बाद जेनेवा के बंदरगाह पर उसके आने का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने समय के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहां तक कि मैरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकले जहाज अब जेनेवा तक पहुंचने लगे। अब परेशानी बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर मैरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजरने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मैरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश जहाज को इसी रास्ते से गिब्राल्टर तक जाना था। यह जहाज डाई ग्रेटिया नामी एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को अजोरेस द्वीप के पास पहुंचा। यह समुद्र का वह हिस्सा है जहां नीले आसमान और समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वहां शिप के कप्तान को दूर एक जहाज खड़ी दिखाई पड़ी। कप्तान ने नोटिस किया कि वह शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही है, वह सिर्फ एक ही जगह खड़ी है। समुद्र में ऐसे मंजर को देखकर कप्तान को शक हुआ और उसने दूर से ही उस शिप को कई सिग्नल भेजे। लेकिन जब आगे से कोई जवाब नहीं आया, तब कप्तान ने उस शिप के करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने पर पता चला कि यह शिप यानी जहाज कोई और नहीं बल्कि कप्तान के दोस्त की ही मैरी सेलेस्ट शिप थी।
मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना बीत चुका था। मैरी सेलेस्ट अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर से 1700 किलोमीटर दूर एकदम तन्हा खड़ी थी। डाई ग्रेटिया के कप्तान ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट पर भेजा, जो यह देखकर हैरान रह गए कि जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 महीना पहले जो 10 लोग न्यूयॉर्क से अच्छे खासे निकले थे, वो समुद्र में आखिर कहां समा गए? यही सवाल अब डाई ग्रेटिया के कप्तान को भी खाए जा रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि जहाज पर कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने मैरी सेलेस्ट का जायजा लिया तो उन्होंने पाया कि जहाज पर किसी भी तरह का कोई हादसे का निशान नहीं है। कप्तान और उनके परिवार का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने छुआ भी ना हो। इतना ही नहीं, जो बैरल लेकर ये लोग जेनेवर जा रहे थे, सब सही सलामत थे। यहाँ तक कि जहाज में क्रू के लिए जो भोजन का भंडार था, वो भी अभी वैसा ही पड़ा था। थोड़ा और जांच करने के साथ कप्तान के कमरे में एक लॉग बुक मिल गई। यह लॉग बुक पहले जहाज के कप्तान रखते थे, जिसमें जहाज के रखरखाव और मरम्मत के बारे में लिखा जाता था। उस लॉग बुक में मैरी सेलेस्ट के कप्तान ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी। यानी जिस दिन यह जहाज इस हालत में पाया गया, उससे 10 दिन पहले। यानी जहाज लगभग 10 दिनों से वीरान अटलांटिक महासागर में खड़ा है। डी ग्रेटिया का कप्तान पूरी घटना को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसकी नजर लाइफ बोर्ड के सेक्शन पर पड़ी, जहां उन्हें लाइफ बोर्ड नजर नहीं आया। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि जहाज पर कुछ हुआ होगा और सभी लोग बचाकर लाइफ बोर्ड लेकर भागे हैं। कप्तान के कैबिन में नेविगेशन उपकरण भी गायब थे और उनके बिस्तर के नीचे एक तलवार उसके कवर में बंद पाई गई, जो एक संकेत है कि जहाज पर कोई हमला नहीं हुआ था, वरना तलवार उसके म्यान से बाहर होती या वहां होती ही नहीं। लॉग बुक के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट भी वहीं मौजूद थे। एक और बात देखी गई कि जहाज का कैबिन हर जगह गीला था और कई जगहों पर 2 फुट तक पानी भी जमा था, लेकिन यह इतना नहीं था कि जहाज को नुकसान पहुंचा सके। आपको बता दें कि इंटरनेशनल सैल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी जहाज को बचाता है, तो उसे जहाज के मूल्य के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डी ग्रेडिया के कप्तान मैरी सेलेस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक ले गए, जहां अधिकारियों ने जहाज को अपने कब्जे में तब तक रखा जब तक कोर्ट का फैसला न आ गया। कोर्ट ने भी अपने हिसाब से जांच की, पर कई तारीख पे तारीख के बावजूद इस मुद्दे को सुलझाने में असफल रही, जिसके बाद लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमान से कोई चीज आई और मैरी सेलेस्ट के लोगों को उठा कर ले गई, तो कई ने कहा कि समुद्र में कोई शैतान निकला और सबको निगल गया। इन सभी मन घड़ंत बातों में एक बात सच थी कि मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी, तब से इसके साथ दुर्घटनाएं होती रही थी। एक बार वह दूसरे जहाज से टकरा गया, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद वह जहाज समुद्र में डूब गया। इसके बाद मैरी सेलेस्ट को जब मरम्मत के लिए बंदरगाह पर लाया गया, तो मरम्मत से पहले बंदरगाह पर खुद ही आग लग गई। वहीं एक बार तो इसको सफर में जाने से पहले इसका कप्तान अचानक बीमार हो गया और मर गया। इन घटनाओं की वजह से यह माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर जिन्नों और आत्माओं का राज है, जिसके कारण यह ताजा दुर्घटना हुई है। और तभी मैरी सेलेस्ट को घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज का खिताब भी दे दिया गया। लेकिन हकीकत में उस दिन हुआ क्या था, इसके बारे में कुछ थ्योरियां यानी सिद्धांत हैं, जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहला सिद्धांत गद्दारी के बारे में है।
कई लोगों का मानना है कि डी ग्रेटिया के कप्तान ने ही सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सॉल्वेज लॉ का मुनाफा पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि ऐसा हुआ था तो जहाज पर कहीं ना कहीं खून खराबे के निशान रहे होंगे। अब यहाँ या तो डी ग्रेटिया के कप्तान ने सारे निशान मिटा दिए या फिर यह थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत दिलचस्प है। इस थ्योरी में यह कहा जाता है कि जहाज पर 1700 बैरल अल्कोहल थी, लेकिन जब जहाज को अधिकारियों के पास लाया गया तो उनमें से 9 बैरल खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल में एक विस्फोट हुआ हो, जिसके कारण क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर जान बचाकर भाग गए। लेकिन जहां बैरल थे वहां विस्फोट या आग का कोई निशान नहीं मिला। तीसरा सिद्धांत यह है कि जहाज समुद्री तूफान में फंस गया था और इसमें पानी भरने लगा था। यही देखते हुए कप्तान ने जहाज को खाली करने का फैसला किया और फिर वे सभी छोटे लाइफ बोट में बैठकर भाग गए। लेकिन यह छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का सामना नहीं कर पाई और सबकी जान ले गई। यह सिद्धांत काफी हद तक सही मालूम होती थी, लेकिन यह केवल एक सिद्धांत है। सिद्धांत तो कई हैं, लेकिन एक भी सिद्धांत सबूत के साथ सिद्ध नहीं किया जा सका। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत ही रोचक लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी नई प्रेरणादायक या मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।